हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आई होप कि आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं। प्लीज़ फिर लाइक भी करा करें। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में लॉ ऑफ डिमांड टॉपिक डिस्कस किया था। हमने मीनिंग ऑफ डिमांड, डिमांड स्केड्यूल, डिमांड कर्व, इन टॉपिक्स को डिस्कस किया था। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे एंड आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कि कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जिनकी वजह से हमारी जो डिमांड है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। राइट, सो शैल वी स्टार्ट। फर्स्ट डिटर्मिनेंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स लाइक टू टाइप्स में हम इनको क्वालिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूट्स एंड सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं दैट कम्पीट विद ईच अदर फॉर आवर बिजनेस, जो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, लाइक कोक एंड पेप्सी, पापा जॉन्स एंड डोमिनोज, पिज़्ज़ा के नेम्स आ गए, कोक एंड पेप्सी। ये ऐसी चीज़ें हैं जो जिनकी मतलब जो यूज़ है वो सेम होता है, बट इनके जो एक दूसरे से बट ये कम्पीट करते हैं। लाइक जैसे हमने लिया हुआ है कोक एंड पेप्सी। कोक एंड पेप्सी मतलब दोनों का पर्पस भी सेम है कि ये हमारी जो थ्रस्ट है उसको फुलफ़िल करता है। हमें जब प्यास लगती है तो हमें वही दोनों चीज़ों से एक ही जैसी ही सेटिस्फेक्शन मिलती है, बट इसी वजह से ये एक दूसरे से compete करते हैं बिकॉज इनके यूजेस सेम है, इनका पर्पस सेम है, इनका टेस्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा होता है। देन कॉम्प्लीमेंट्स कौन से होते हैं? दैट वी टेंड टू कंज्यूम टुगेदर, जिनको हमें कंज्यूम ही एक साथ करना पड़ता है। लाइक पेन एंड पेपर, पेन एंड पेपर हो जाता है, पेन एंड पेपर हो जाता है। पेट्रोल एंड कार हो जाता है, पेट्रोल कार लगा लो, आप एक्टिवा लगा लो, वट एवर जो भी आप मतलब बोलना चाहो। फॉर एग्जाम्पल हॉट डॉग मीट एंड हॉट डॉग बन। हॉट डॉग बन कहते जब हॉट डॉग बन का प्राइस इनकेस कभी अप हो जाएगा तो हॉट डॉग मीट का जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ये चीज़ आ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कि एक दूसरे के बिना ये एक अधूरे होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। तो अभी हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। ओके, हाँ जी। सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। व्हेन अ फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड ए रिड्यूसेस द डिमांड फॉर गुड बी, और इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड ए इंक्रीजेस द डिमांड फॉर गुड बी। जो इन अगर इनकेस अभी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बन जाता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में जो गुड ए और गुड बी का जो प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन है वो पॉजिटिव है या वो है इन्वर्स है, तो आप हमेशा बोलोगे पॉजिटिव है। पॉजिटिव बोल दो, डायरेक्ट बोल दो, बिकॉज इफ़ अगर कोक का प्राइस बढ़ेगा तो पेप्सी की डिमांड भी बढ़ेगी, अगर कोक का प्राइस कम होगा तो पेप्सी की डिमांड भी कम होगी। मतलब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। अभी जैसे कोक और पेप्सी की हम प्रैक्टिकली समझते हैं। फॉर एग्जांपल कोक का पर यूनिट कैन, जो हम कैन लेते हैं उसका प्राइस पर यूनिट कैन का प्राइस है कोक का 10, वही सेम पेप्सी का है। बट कंज्यूमर ज़्यादा क्या करते हैं, कोक कंज्यूम करते हैं, कोक पसंद करते हैं। उनकी डिमांड ज़्यादातर किस चीज़ के लिए है, कोक के लिए है। अभी कोक का प्राइस 12 रुपीज़ हो जाए तो कस्टमर्स क्या करेंगे, अपनी डिमांड जो है वो पेप्सी पे शिफ्ट कर लेंगे जिसका प्राइस अभी भी 10 रुपीज़ ही है। राइट, तो फिर क्या हुआ, जैसे ही उसका प्राइस बढ़ा तो पेप्सी की डिमांड भी बढ़ गई। अभी कोक का प्राइस 12 रुपीज़ से कम होके 8 रुपीज़ हो जाता है, तो क्या होएगा, तो अभी जो जिन्होंने पेप्सी कंज्यूम करनी स्टार्ट कर दी थी वो क्या करेंगे, दोबारा पेप्सी से अपनी डिमांड कोक पे शिफ्ट कर लेंगे। तो फिर इसकी डिमांड जो है अभी फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स थी, बाद में जो बढ़ के 200 हो गई थी, वही दोबारा अभी 100 रुपीज़ ही आ गई। तो क्या हुआ, जैसे ही कोक का प्राइस कम हुआ वैसे ही पेप्सी की डिमांड भी कम होगी। तो एज तो दोनों में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड ए, फॉल इन द रिड्यूसेस द डिमांड फॉर गुड बी, एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड ए इंक्रीजेस द डिमांड फॉर गुड बी।
Therefore we can say that कि there is an positive there is a positive relationship between price and demand for substitute goods, right? Now complement. When a fall in the price of good X increases the demand for good Y, fall in the price of good X increases the demand for good Y, or increase in the price of good X decreases the demand for good Y. यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप आ गया? इनवर्स. सब्स्टिट्यूट्स में कौन सा था? सब्स्टिट्यूट गुड्स में कौन सा था? पॉजिटिव. इसमें कौन सा आ गया? इनवर्स. कहते कि जब आप एक्स गुड का प्राइस ड्रॉप होएगा तो फिर हमारी वाई की जो वाई प्रोडक्ट की डिमांड है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, और जब एक्स गुड का प्राइस इंक्रीज़ करेगा तो हमारी वाई गुड की डिमांड जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी. अभी हमने पीछे जो एग्जांपल ली थी वो किस चीज़ की ली थी? हॉट डॉग बन एंड हॉट डॉग मीट. अभी हम उसको प्रैक्टिकली देखते हैं. लाइक हॉट डॉग बन, हॉट डॉग मीट. अभी हॉट डॉग बन का प्राइस जो था पर 10 रुपीज़ था. अगर 10 रुपीज़ था तो कंज्यूमर्स मतलब जितनी अगर हॉट डॉग बन की डिमांड थी तो फिर हॉट डॉग मीट की भी डिमांड होएगी. अभी उसका प्राइस बढ़ के 12 रुपीज़ हो जाता है. 10 रुपीज़ से 12 रुपीज़ हो जाता है. तो क्या होएगा? जो हॉट डॉग मीट की डिमांड थी वो भी कम हो जाएगी, बिकॉज ऑफ बन लोग कम लेने लग जाएंगे. अभी वही चीज़ अगर 8 रुपीज़ हो जाता है, उसका प्राइस जो है ओरिजिनल प्राइस से रिड्यूस हो जाता है, तो फिर क्या होएगा? हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ कर जाएगी. जैसे जैसे एक्स गुड का प्राइस इंक्रीज़ करेगा वैसे वैसे डिमांड जो है वो वाई गुड की डिक्रीज़ कर जाएगी. तो फिर हम दोनों में इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है. अगर एक का प्राइस रिड्यूस करेगा डिमांड दूसरे की बढ़ेगी, अगर प्राइस एक का बढ़ जाएगा तो दूसरे की डिमांड भी कम हो जाएगी. दीज आर सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स. अभी ये हम चार्ट के थ्रू समझते हैं. सब्स्टिट्यूट. इंक्रीज इन पेप्सी प्राइस इंक्रीजेस कोक डिमांड. जैसे ही पेप्सी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा कंज्यूमर्स अपनी डिमांड जो है वो कोक पे शिफ्ट कर देंगे, और वैसे ही जैसे अगर प्राइस पेप्सी का ड्रॉप हो जाएगा तो क्या कर देंगे? कोक की डिमांड जो है वो कम होके दोबारा फिर पेप्सी पे चली जाएगी. लोग ज़्यादा फिर पेप्सी कंज्यूम करेंगे. कॉम्प्लीमेंट में भी हमने यही चीज़ देखी थी. हमने ये चीज़ दोबारा मैं समझा रही हूँ कि जो हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स में देखा था कि दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, दोनों एक ही साइड में मूव करेंगे. बट कॉम्प्लीमेंट में दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप है. अगर हॉट डॉग बन का प्राइस बढ़ेगा तो हॉट डॉग मीट का की डिमांड कम हो जाएगी, एंड अगर हॉट डॉग मीट बन का प्राइस रिड्यूस करेगा तो हॉट डॉग मीट की डिमांड बढ़ जाएगी. तो ये आ गया दोनों में क्या है? ये इनवर्स रिलेशनशिप है. नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस एंड नंबर ऑफ बायर्स. अभी हमने पहले कौन सा फैक्टर किया है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स की ये दोनों कैसे इफेक्ट करते हैं डिमांड को. अभी नेक्स्ट आ गया टेस्ट कैसे इफेक्ट करता है, एक्सपेक्टेशंस कैसे इफेक्ट पड़ता है, और नंबर ऑफ बायर्स कैसे इफेक्ट करते हैं. Further shift factors of demand by taste and preferences, expectations about future prices, number of buyers. Now, what happens when there is a change in taste? अभी कहते हैं कंज्यूमर्स के अगर टेस्ट में चेंज आ जाता है तो फिर डिमांड कैसे इफेक्ट होगी? ऑब्वियसली होएगी. अभी इन्होंने एग्जांपल ली हुई है आइसक्रीम की. कहते हैं आइसक्रीम की जो ओरिजिनल डिमांड है वो ये है, इतनी है. फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स की है. अभी कोई एन अनयूजली हॉट समर डे आ गया, मतलब जिस दिन लाइक बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो क्या होगी उस दिन? क्या होएगा? काफ़ी ज़्यादा हमारी डिमांड मतलब किसी प्रोडक्ट के लिए बढ़ सकती है. तो कस्टमर्स क्या करेंगे उस दिन? ज़्यादा मतलब आइसक्रीम कंज्यूम कर लेते हैं बिकॉज ज़्यादा गर्मी की वजह से. तो जो डिमांड होएगी वो उस दिन किसी दिन 25 यूनिट्स भी हो सकती है. वहीं अब जो डिमांड कर्व हमारी क्या हो जाएगी? फिर राइट हैंड साइड शिफ्ट कर जाएगी ओरिजिनल डिमांड कर्व से. वहीं अगर किसी दिन मान लो ठंड ज़्यादा होगी,
ठंड ज़्यादा होगी या बारिश वगैरह ज़्यादा होगी तो क्या होएगा, तो जो हमारी ओरिजिनल डिमांड 10 यूनिट्स थी वो कम होकर 5 यूनिट्स रह जाएगी। तो हमारी जो डिमांड कर्व है वो ओरिजिनल डिमांड कर्व से शिफ्ट होकर लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। ये इससे पता चलता है कि जो जब हम हमारी टेस्ट में चेंजेस होते हैं तो डिमांड कर्व हमारी कैसे इफेक्ट होती है, हमारी डिमांड का हमारे टेस्ट से डिमांड कर्व पे कितना असर पड़ता है। अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं रेनी सीज़न की। रेनी सीज़न अभी रिसेंटली रेनी सीज़न मतलब बारिश होती थी, तो रेनी सीज़न में सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ की डिमांड करते हैं, अम्ब्रेलास की। अम्ब्रेलास चाहिए होते हैं। रेनकोट की डिमांड बढ़ जाती है। रेनकोट की डिमांड बढ़ जाती है। तो फिर अब मोस्टली बाकी सीजन में तो अम्ब्रेला की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, तो अम्ब्रेला की डिमांड जो है वो किस टाइम ज़्यादा इंक्रीज़ होएगी, जब बारिश का सीज़न आ जाता है। बारिश के सीज़न में उसकी डिमांड ज़्यादा होएगी, बट अदर डेज में तो नहीं इतनी ज़्यादा होएगी। तो यही चीज़ आ जाती है कि जब कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं। अब उनकी प्रेफरेंस से पहले कस्टमर की प्रेफरेंस थी गर्मियों में कि मैंने आइसक्रीम खानी है। अभी रेनी सीज़न की बात करें तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन प्रेफरेंस क्या होगी कि अभी हमें रेन कोट या अम्ब्रेला चाहिए, राइट। तो ऐसे टेस्ट के चेंज होने से डिमांड चेंज होती है। What happens when there is change in expectation? अभी लोगों की एक्सपेक्टेशंस से कहते हैं डिमांड पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल मान लो अभी नोटिस निकला कि 2 दिन के बाद प्राइजेस पेट्रोल के प्राइजेस हाइक कर जाएंगे। तो फिर क्या होता है, हम क्या देखते हैं कि पेट्रोल पंप्स पे अभी से इतना रश हो जाता है, बहुत ज़्यादा ह्यूज रश हो जाता है। क्यों हो जाता है कि बिकॉज अब कस्टमर सोचते हैं कि अब 2 दिनों के बाद प्राइजेस बढ़ जाएंगे, तो फिर मैं क्यों मतलब अभी अपनी जो व्हीकल की का टैंक है वो मैं फुल करवा लेता हूँ। तो ये चीज़ हो जाती है कि जैसे ही हमारी एक्सपेक्टेशंस कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हमारी चेंज होती हैं, वैसे ही हमारी डिमांड भी उसके साथ साथ चेंज होती है। फॉर एग्जांपल इन्होंने ये है हमारी रेगुलर डिमांड फॉर गैस लाइक सीएनजी गैस। अब जैसे ही हमें पता चला कि कल को प्राइजेस सीएनजी गैस के डबल हो जाएंगे, विल डबल नेक्स्ट वीक, तो हमारी अभी जो रिसेंटली डिमांड है वो क्या हो जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी टू दी राइट हैंड साइड, मतलब बढ़ जाएगी, डबल ही हो जाएगी। अगर अभी हम लोग 100 टन गैस कंज्यूम कर रहे हैं, अगर 100 टन गैस कंज्यूम कर रहे हैं तो वही हमारी डबल हो जाएगी, 200 टन हो जाएगी एक टाइम पे। अगर हमें ये हम कस्टमर को पता चले कि आगे जाके आगे आने वाले पीरियड में कि जो गैस के प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगे, तो उस टाइम क्या होएगा, जो ओरिजिनल डिमांड हमारी 100 टन थी वो कम होके 50 टन भी रह सकती है, 50 टन रह सकती है, 40 टन रह सकती है। तो वो हमारी जो ओरिजिनल डिमांड कर्व है लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगी। What happens when there is change in the number of buyers? अब अगर नंबर ऑफ बायर्स मार्केट में चेंज हो जाते हैं तो फिर डिमांड का इफेक्ट होएगी, ऑब्वियसली होएगी। फॉर एग्जांपल पहले मार्केट में ओनली 2 नंबर ऑफ बायर्स थे, तो हमारी डिमांड थी, यहाँ पे हमने डायपर्स की एग्जांपल ली है, तो हमारी डिमांड थी कि 50 डायपर्स पर मंथ डिमांड थी, पर मंथ, एक मंथ में 50 डायपर्स की डिमांड थी। अभी अगर वही कस्टमर्स बायर्स इंक्रीज हो गए, कस्टमर्स इंक्रीज होके 5 हो जाते हैं, तो फिर जो डिमांड है वो राइज कर जाएगी 100 डायपर्स पर मंथ। 100 डायपर्स वही सीधा डबल होगी ना डिमांड हमारी। तो वही चीज़ है, अगर नंबर ऑफ बायर्स मार्केट में इंक्रीज होते हैं तो फिर उसका इफेक्ट डिमांड पे पड़ता ही होता है। अगर डिमांड हमारी बढ़ेगी तो हमें ऑब्वियसली प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर हो, बिकॉज मार्केट में अब डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा होएगी तो फिर ऑब्वियसली प्राइजेस भी हाइक करेंगे, राइट। नाउ ये थे हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी जो डिमांड कर्व है वो रीजनल डिमांड कर्व को छोड़ के शिफ्ट कर जाती है। ये होते हैं शिफ्ट फैक्टर्स जिनकी वजह से हमारी जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट करती है। हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी कि डिमांड कर्व 2 तरीके से चेंज होती है, कि एक तो होती है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड सेकंड होती है शिफ्ट
शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। शिफ्ट का मतलब होता है ओरिजिनल डिमांड कर्व को छोड़ के नेक्स्ट न्यू डिमांड कर्व पे शिफ्ट करती है, बट जो हमारी मूवमेंट होती है वो उसी डिमांड कर्व पे इधर अप और इधर डाउन। नेक्स्ट अभी हम टॉपिक अपना जो डिस्कस करेंगे वो है सप्लाई। जैसे कि हमने अभी डिमांड लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, वैसे ही अभी हमारा जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं सप्लाई। सप्लाई क्या होती है? क्वांटिटी सप्लाइड इज द अमाउंट ऑफ गुड्स सर्विस और रिसोर्स दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू सेल एट अ सर्टेन प्राइस। कहते क्वांटिटी सप्लाइड वो अमाउंट होती है, इधर गुड की सर्विस हो या कोई रिसोर्स हो, जो प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू सेल एट सर्टेन प्राइस, कि प्रोड्यूसर्स उसको सेल करने के लिए एक रीजनेबल प्राइस पे रेडी है, विलिंग है। थिंक ऑफ रनिंग, ड्राइविंग, जो मर्जी ले लो, एक टैको ट्रक सेलिंग टैकोज। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। फॉर एग्जांपल एक टैको ट्रक सेलर है जो कि टैकोज बेचता है। क्वांटिटी सप्लाइड इज द नंबर ऑफ टैकोज, कितने नंबर ऑफ टैकोज वो टैकोज यू आर विलिंग एंड एबल टू सेल अ वीक एट डिफरेंट प्राइस, कि कितने आप एक वीक में सेल करना चाहते हो और किस प्राइस पे। प्राइस सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट है, राइट, कि आप किस प्राइस पे सेल करने के लिए विलिंग हो। ओके, सप्लाई स्केड्यूल वही टेबल है दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द सेम प्रोडक्ट। सप्लाई स्केड्यूल हमें शो करता है कि रिलेशनशिप कैसे है कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस और उसकी क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द सेम प्रोडक्ट। हम यहाँ पे देखते हैं टेबल में, as shown in the table, when the price of taco is 0 there is no supply in the market। उस टाइम पे मार्केट में कोई सप्लाई ही नहीं है। इफ प्राइस इंक्रीजेज एट 1 यूनिट, तो हमारी जो सप्लाई थी टैकोस की सप्लाई है वो हो जाती है 1000। क्वांटिटी सप्लाइड पर वीक, नंबर ऑफ टैकोस की एक वीक में कितने सप्लाई होंगे। जैसे जैसे हमारा जो प्राइस है वो इंक्रीज करता रहता है, वैसे वैसे जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज करती रहती है। अभी देखो जैसे जैसे 1 से 2 हुआ, 2 से 3, प्राइस ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, वैसे ही हमारी सप्लाई इंक्रीज कर रही है 1000, 2000, 3000, 4000। और जब प्राइस मान लो 7 रुपीज़ हो गया तो हमारी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो 7000 होगी मार्केट में, राइट। सप्लाई कर्व हमें शो करती है डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड। ये हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी सप्लाइड। 0 पे हमारी कोई सप्लाई नहीं थी मार्केट में, बिकॉज ज़ीरो प्राइस पे कोई भी सेलर है जो सेलर है वो सप्लाई करने के लिए रेडी ही नहीं था, विलिंग ही नहीं था। तो इसी वजह से 0 प्राइस पे कोई भी सप्लाई मार्केट में नहीं थी। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज करता गया, नंबर ऑफ सप्लायर्स जुड़ते गए, वैसे वैसे नंबर ऑफ सप्लाई भी बढ़ती गई। ये हमने प्रीवियस उसमें देख ही लिया। Then law of supply. Law of supply simply states there is a direct relationship between price and quantity supplied. हमने डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, ऐसे जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड ड्रॉप होएगी, जैसे जैसे प्राइस ड्रॉप होएगा वैसे वैसे हमारी जो डिमांड है इंक्रीज करेगी। वहाँ पे हमने इन्वर्स रिलेशनशिप देखा था बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडिंग। बट लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे प्राइस गिरेगा वैसे वैसे क्वांटिटी कम होएगी। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, वहाँ पे हमने इन्वर्स रिलेशनशिप देखा था। दिस मीन्स दैट प्रोड्यूसर्स टेंड टू want to sell more units when the per unit price is higher, ceteris paribus, other things being equal। कहते इसका मतलब ये है कि प्रोड्यूसर्स क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स बेचना चाहते हैं जब उन्हें पता है कि when the per unit price is higher। सो इफ द प्राइस इज द ओनली वन थिंग वी चेंज, कहते अगर सिर्फ प्राइस ही है वही एक फैक्टर जिसको हम चेंज कर सकते हैं, एट लोअर प्राइस पर यूनिट सेलर वांट टू सेल फ्यूअर यूनिट्स,
कहते तो फिर उस टाइम पे सेलर कभी भी, जब उसको लोअर सेलिंग प्राइस मिल रहा होएगा, तो फिर वो कभी भी उस टाइम पे अपनी जो सप्लाई है वो इंक्रीज नहीं करेगा। रीजंस क्या है सेट्रस पेरिबस के? रीजंस again because there are other factors that determine supply, price is not the only one, because इस जो प्राइस है उसके अलावा भी और फैक्टर्स होते हैं एज वी डिस्कस इन लॉ ऑफ डिमांड, कि और भी अदर फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी जो सप्लाई है उसको इफ़ेक्ट करते हैं। कौन से फैक्टर्स हैं? प्राइस, प्राइस तो हमें पता ही है कि प्राइस तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अदर फैक्टर्स कौन से हैं? इनपुट प्राइजेज। इनपुट प्राइजेज क्या होते हैं? इनपुट प्राइजेज वो होते हैं कि किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितनी कॉस्ट लग रही है। फॉर एग्जांपल अभी हमने ब्रेड की एग्जांपल ले लेते हैं। ब्रेड की कॉस्ट हमें 40 रुपीज़ का एक पैक मिलता है, बट उसको बनाने के लिए हमें वीट भी चाहिए, मैदा भी चाहिए, ईस्ट भी चाहिए, बेकिंग चार्जेस भी लगते हैं, फिर उसके बाद उसके पैकिंग चार्जेस भी लगते हैं। तो इन सब की कॉस्ट को मिला के हमें एक प्रोड्यूसर को कितनी कॉस्ट पड़ रही है, तो वो होते हैं इनपुट प्राइजेस, राइट। नेक्स्ट फैक्टर है प्राइजेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में सब्स्टिट्यूट्स का क्या प्राइस कैसे चेंज होता है, वो कैसे इफेक्ट करता है, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज आ जाता है। एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर, नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं मार्केट में, टैक्सेस कितना पड़ रहा है सेलर्स को कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कि अब हम स्टडी करेंगे, जिनका कि इफेक्ट हमें पता चलेगा कि सप्लाई पे, क्वांटिटी सप्लाई पे क्या पड़ता है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था हमने? डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन। बट लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? लॉ ऑफ सप्लाई कहता है इट इज अपवर्ड स्लोपिंग। ये हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग जाएगी, बिकॉज प्राइस और सप्लाई के बीच में जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, राइट। अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व वुड वायलेट द लॉ। हमें ये पता ही है, बिकॉज कि अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग होएगी तो फिर तो वो लॉ ऑफ डिमांड हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो। हम अपनी कल की वीडियो में ये सारे डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस करेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी सप्लाई को इफ़ेक्ट करते हैं। सो थैंक यू फॉर टूडेज वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।